हेलो प्यारे छात्रों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे संबंध एवं फलन का एक सारांश रूप, जिसमें मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन वन शॉट एक दे रहा हूं और वह क्वेश्चन अभी तक जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं उनसे इम्पोर्टेंट जो हैं उनका मैंने कलेक्शन किया है। और यह यकीन मानिए कि आज के जो वीडियो में आप क्वेश्चन सीखेंगे उन जैसा 100% आपके फरवरी एग्ज़ाम में रखा होगा। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है, ए एक इस तरह का समुच्चय है जिसका मान है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है बेटा, 5। यहाँ तक एक इस तरह का एक फंक्शन है। इन्होंने कहा तो निम्नलिखित देखिए बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आज कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन आप सीखेंगे। निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ, के अवयवों को बताओ, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और कंडीशन ये दी है, जैसे पहला पार्ट दिया हुआ है। पहले पार्ट में कहा है कि x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच दैट x इज इक्वल y, ठीक है बेटा। एक सेकंड पार्ट इसी में पूछ दिया गया कि x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a और यहाँ सच दैट कंडीशन दे दी यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, और साथ में ये भी कह दिया कि x ओवर y इज नॉट इक्वल कैपिटल N। थर्ड पार्ट दे दिया। यहाँ पर कुछ बच्चों को कुछ समस्या इसकी भाषा को समझने में होती है, तो मैंने इसीलिए ये कलेक्शन लिया है कंप्लीट कि आपको कोई समस्या इसमें ना हो। x y का एक गुणनखंड है, x y का एक गुणनखंड है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि x इज नॉट इक्वल y। ये संबंध हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है बेटा, 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा अकेला एक समुच्चय दिया गया a, तो यहाँ पर लिखा गया बिलोंग्स टू a क्रॉस a। यदि यहीं पर a और b दो आपको समुच्चय दे दिए होते तो यह लिखा होता x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो फाइनली बेटा जो कंडीशन निकलेंगी वह निकलती है a क्रॉस, जैसे a क्रॉस a दिया है, अगर a और b दिए होते तो a क्रॉस b करते। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करें, a क्रॉस b को कर लें। देखो a क्रॉस b, तो चूँकि इसमें a और a ही है तो a क्रॉस a करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसका कार्तीय गुणन 1 2 3 4 5 से होगा। बहुत ध्यान समझिए, अगर मान लो यहाँ पे b और दिया होता तो यहाँ a क्रॉस b लिखा होता और उस a b का अलग अलग मान होता तो अलग अलग मान हम दोनों का लिखते। कार्तीय गुणन पहले कर लीजिएगा। यह काम देखिए, 1 का किया 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, ठीक है बेटा। 2 का किया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। इसी तरह 3 का किया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ठीक है बेटा। सेम प्रोसेस 4 का किया तो 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5। फिर आपने किया 5 का, तो आप लिखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये मैंने टोटल कार्तीय गुणन जो निकाला है वह निकाला a क्रॉस a का। चूँकि फंक्शन a में दिया, अगर यही a b अलग अलग दिया होता तो a क्रॉस b निकालते। अब बात करते हैं फर्स्ट की। आप आगे आंसर में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा कि x, y a क्रॉस a इस तरह की कंडीशन है जिसमें दिया हुआ x बराबर y। तो यहाँ देखो बेटा, जो दोनों मान बराबर हो, जैसे देखो 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5। यह पूरे कार्तीय गुणन में A क्रॉस A में केवल ये मान ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं। तो आपको इसका आंसर सिर्फ ये लिखना 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट देखिए, आपका फंक्शन तो वही है, कार्तीय गुणन वही है। अब यहाँ पर x बड़ा है y से, तो सबसे पहले बात समझिएगा, जिसमें x y से बड़ा यानी पहला मान दूसरे मान से बड़ा हो। तो देखो, समझने के लिए मैं थोड़ा आपको अलग लिख के समझाता हूँ, फिर मैं उसको मिटा दूंगा और जो हमारे अवयव आएंगे। देखो बेटा, मान देखिए बेटा, जो x यानी कि पहला मान जिसमें बड़ा है तो आपका हो गया 2 1 2 1 हो गया, फिर 3 1 3 1 3 2, इसमें पहला मान दूसरे से बड़ा है। फिर 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। ठीक, यहाँ पर बेटा दो शर्तें दी हुई हैं। इन्होंने कहा कि x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस A निकाल लिया और x बड़ा है y से। तो ये जितने एलिमेंट मैंने कलेक्ट किए हैं, इनमें देखिए प्रत्येक में पहला वाला अवयव दूसरे से बड़ा है, x बड़ा है y से। साथ में यह भी शर्त है कि x बटे y प्राकृतिक संख्या ना हो, इज नॉट इक्वल नेचुरल नंबर। तो देखो बेटा, 2 में 1 का भाग दिया, पूर्ण प्राकृतिक आएगा, नहीं लेना है। 3 में 1 का भाग दिया, नहीं लेना। 3 में 2 का भाग, तो सेकंड पार्ट जो आएगा, तो देखिए बेटा 3 में 2 का भाग देंगे तो प्राकृतिक नहीं आएगा। 4 1 ये प्राकृतिक आ जाएगा, ये प्राकृतिक ये नहीं आएगा। 4 3 सिंपल है बेटा। ये देखिए प्राकृतिक आ जाएगा 5 2, 5 में 2 पे प्राकृतिक नहीं आएगा। 5 3 आ जाएगा, 5 3 ठीक है। 5 4 5 4 के बाद 6 1 प्राकृतिक आ जाएगा, 6 2 प्राकृतिक आ जाएगा, 6 3 प्राकृतिक आ जाएगा, 6 4 उसके बाद 6 5। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे गुणनफल में आपने यह देखा कि मुझे ये कौन से गुणनफल थे जिनमें पहला मान यानी कि x का मान y से बड़ा था। लेकिन मुझे दो बातें ढूंढनी, x का मान y से बड़ा भी हो और भाग दें तो वह नेचुरल नंबर ना आए। तो ये नेचुरल नंबर आ रहे थे, इनको भी छोड़ दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर बन गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब आगे देखिए, जो अगली कंडीशन इन्होंने बताई है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, थर्ड पार्ट में कहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस A, एक्स वाई का एक गुणनखंड है और एक्स वाई बराबर नहीं है। देखो बेटा, अब यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है इसमें मुझे कौन कौन से अवयव छांटने हैं कि एक्स वाई का गुणनखंड है, यानी कि पहला जो है वो दूसरे का गुणनखंड है। देखिए बेटा, एक्स वाई का गुणनखंड है, 1 1 का गुणनखंड, लेकिन यह भी शर्त है कि यह बराबर ना हो, तो 1 1 नहीं लेंगे। देखो बेटा, 1 x 1 2 का गुणनखंड है और बराबर भी नहीं है, तो 1 2 ले लिया। ठीक, 1 3 ले लिया, 1 3 ले लिया। ठीक है, 1 4 1 5, 1 4 1 5। यहाँ देख लो बेटा, पहला जो एक्स वाई का गुणनखंड है, तो 1 2 का गुणनखंड है, 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का। पहली लाइन हो गई। अब दूसरा देखो, 2 1 ये इसका गुणनखंड नहीं है, 2 2 2 2 गुणनखंड है, लेकिन यह बराबर है और बराबर नहीं होना चाहिए। 2 3 यह गुणनखंड नहीं है, 2 4 तो 2 4 लेंगे। देखिए, 2 4 का गुणनखंड भी है, 2 5 गुणनखंड नहीं है। 3 1 गुणनखंड है, लेकिन 3 1 का नहीं, तो ये नहीं होगा। 3 2 नहीं होगा, 3 3 ये बराबर है। 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा। 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे 4 5 होगा। 4 4 गुणनखंड है पर ये बराबर है, बराबर नहीं होने चाहिए, 4 5 नहीं होगा। 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर समझिएगा, यहाँ पर जैसे बेटा इन्होंने कहा एक्स वाई का गुण, यानी कि पहला दूसरे का गुणनखंड है, तो देखो ये सब गुणनखंड हैं,
लेकिन यहाँ पर मुझको वो नहीं लेना जो बराबर है, तो इसको छोड़ दिया। 1 2 1 3 1 4 1 5 हो गया। 2 1 का गुणनखंड नहीं, 1 2 का गुणनखंड है, तो इन्होंने कहा x y का गुणन, पहला वाला दूसरे का गुणनखंड हो, तो पहला वाला दूसरे का गुणनखंड सिर्फ अब 2 4 और रह गया, तो 2 4 और मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, बराबर वाले लेने नहीं है, तो इस तरह मैंने इन तीनों पार्टों को कर दिया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है आज के इस वीडियो में। चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन। देखो बेटा, दूसरा प्रश्न एक ये लिया है, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक और r दिया हुआ है x, y सच दैट 3x - y = 0, जहाँ x y बिलोंग्स टू a, यानी कि x, y जो है वह a में ही होगा, द्वारा a से a का एक संबंध। तो देखो बेटा, a से a में संबंध तो आपका आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 तक। इसी तरह 2 1 से 2 14 तक, 3 1 से 3, इसी तरह से 14 1 से 14 14 तक। तो 14 × 14 टोटल हमारे फलन आएंगे, लेकिन मुझे वह लेने हैं जिसमें 3x - y = 0 है, यानी कि 3x बराबर, पहले में 3 का गुणा हो और दूसरा प्राप्त हो। देखो बेटा सिंपल सा, जैसे यहाँ से 3x बराबर y हो गया, तो पहले में जब x बराबर क्या हो गया y/3, तो जैसे मान लो आपका 1 3 है, तो पहले में 3 का गुणा करें 3x, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमको केवल वो फलन लेने हैं जिनमें 3x - y = 0, यानी 3x बराबर y हो। तो आपका पहला फंक्शन आ जाएगा 1 3, दूसरा आ जाएगा 2 6, फिर 3 9 आ जाएगा, 4 12 आ जाएगा। अब अगर हम लेते हैं 5 15, ध्यान दीजिएगा, तो 15 हमारा होगा नहीं इसमें, तो लिहाजा इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ तक हमारे फंक्शन हो गए 1 3 2 6 3 9 4 12। फंक्शन मैंने कहा टोटल 14 × 14 निकलेंगे, चूँकि 1 1 1 2 1 14 तक, 14 1 14 2 14 14 तक टोटल आपके ये फंक्शन निकलेंगे। पर मुझे उन्हीं का कलेक्शन करना है जिसमें 3x - y = 0, यानी कि पहले में 3 का गुणा करें, दूसरा आ जाए। देखो बेटा 3, यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, तो ये फंक्शन हो गया। अब अगर 5 15 लेते तो 15 तो हमारे इस फंक्शन में है ही नहीं, तो ये फंक्शन। अब इसका मैं इससे पूछा गया प्रांत, तो जो पहला अवयव है वो आपका प्रांत है, तो प्रांत है आपका 1 2 3 4। इसी में हमसे पूछ दिया गया परसर, तो परसर आपका जो दूसरा अवयव है 3 6 9 12। यहीं पर उन्होंने ये भी कहा एक तीर आरेख से प्रदर्शित करो। तो देखो बेटा, यहाँ पर इस तरह लिख दीजिएगा 1 2 3 4, ये आपके एलिमेंट है 1 2 3 4, और इनसे इधर जो आपका अवयव बन रहा है, तो देखो 1 से आपका क्या बन रहा है, 1 से बन रहा 3, ठीक है, 2 से क्या बन रहा है 6, 3 से 9 और 4 से 12। तो ये हमारा तीर आरेख बन गया। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, और वीडियो में बने रहिए, आगे और अच्छे सवाल सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इन्होंने कहा एक समुच्चय 1 2 3 में R इस तरह दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आ जाए कि जो संबंध स्वतुल्य होता वो क्या होता है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब इन बातों को हम समझ लेंगे तो हम आसानी से किसी तरह का प्रश्न दिया हो हम निकाल लेंगे। और अगर कोई प्रश्न तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो वह तुल्यता संबंध होता है। जैसे देखो बेटा, जब दोनों एक जैसे हो जाएं, जैसे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो ये स्वतुल्य होता है, मतलब यह दोनों एक जैसे हों। सममित में क्या होता, अगर किसी संबंध में ए और बी दिया है और उसी संबंध में साथ में बी और ए दिया तो यह सममित है। क्लियर, ए बी दिया तो बी ए हो, बी सी दिया तो सी बी हो, यानी कि राम श्याम दिया तो श्याम राम भी हो, तो वह सममित होता है। यह बातें हमको पता होनी चाहिए, यानी कि उसको रिवर्स कर दें। सममित मतलब सिमेट्रिक, जैसे एक तरह का प्रतिबिंब, इधर से इधर कर दो, इधर से इधर कर दो, कोई फर्क नहीं। संक्रामक में क्या होता है, यदि कोई संबंध जैसे ए बी दिया है और ए बी के साथ मान लो बी सी दिया है,
जैसे राम का श्याम से संबंध, श्याम का हरि से संबंध, तो साथ में अगर इसका और इसका भी संबंध दे दिया हो तो वह संक्रमक होता है, यानी कि ए बी का और बी सी का, तो फिर वैसा ही संबंध ए और सी का हो, पहले और आखिरी का, तो वह संक्रमक होता है। और अगर कोई संबंध तीनों बातों का पालन करता है तो वह तुल्यता संबंध होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ बेटा आर बराबर समुच्चय 1 2 3 दे दिया, उसमें जब 1 2 3 का हमने संबंध निकाला होगा, ध्यान से समझिएगा, तो ये मान लो ए है, बी है, जो भी है, मैंने इनका कार्तीय गुणन किया होगा, तो आपका आया होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यह आपके 9 एलिमेंट्स आए होंगे। उसमें इन्होंने एक संबंध इस तरह लिया, उसके सारे अवयव 9 ना लेकर इन्होंने 5 एलिमेंट दिए हैं जो संबंध आर, रिलेशन आर को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा क्या यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है। तो देखो बेटा, जैसे हमारा 1 2 3 अवयव था, टोटल अवयव 1 2 3 था, तो इसमें हमारे पास 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। देखो ये तीनों संबंध हमारे में हैं, तो यानी कि ये संबंध कैसा हो गया, आर जो है, आर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आर बराबर 1 1 2 2 3 3, साथ में 1 2 और 2 3। तो आपको सिंपल सा ऐसे लिखना है बेटा, यह तो आपका आर दिया हुआ है कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। ये तीनों चीज़ें हैं, तो संबंध कैसा हो गया बेटा, संबंध स्वतुल्य है। ठीक है बेटा, ये तीनों कंडीशन है तो स्वतुल्य, बाकी और कुछ है वो बना रहे, जो 3 शर्तें हो सकती वो हैं। अब हम देखते हैं बेटा, हमारे में जैसे एक ये दिया गया 1 1 2 2 3 3, अब दिया गया 1 2, तो 1 2 तो है, 1 2 आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है। देखो बेटा, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो संबंध सममित नहीं है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, सम्मित नहीं है। देखो बेटा, मतलब इसकी स्वतुल्य की तो तीनों शर्तें अप्लाई हो रही हैं इसमें, लेकिन सम्मित की ये शर्त अप्लाई नहीं हो रही। अब देखो बेटा, जैसे हमारे में 1 2 है, 1 2 है, 2 3 भी है। अब अगला फंक्शन ये और ये होना चाहिए, तो 1 3 देखो हमारे फंक्शन में है, जो रिलेशन है इसमें 1 3 नहीं है, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 हमारा संबंध में नहीं है, तो यह संबंध संक्रमक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको समझने के लिए मैंने यह सवाल इसलिए लिया। आप यहाँ कोई भी नंबर ले लो, तो जो संबंध होगा उनके कार्तीय गुणन से निकला होगा, उनमें से कोई कार्तीय गुणन में से कोई एक विशेष शर्तों पर आधारित संबंध होगा। यहाँ संबंध ये दिया है, तो स्वतुल्य के लिए जो यदि सारे बराबर मान, जैसे बेटा यहाँ 1 2 3 4 होता, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 तक अगर सारे संबंध होते तो स्वतुल्य होता। तो स्वतुल्य की तीनों शर्तें ये पूरी कर रहा है, स्वतुल्य की तीनों शर्तें पूरी कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन स्वतुल्य है। सम्मित में अगर 1 का 2 से संबंध है, वैसा ही संबंध 2 का 1 से नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। संक्रमक में 1 का 2 से जैसा संबंध है, वैसा ही संबंध 2 का 3 से है। इन दोनों के साथ साथ 1 का 3 से, यानी कि A का C से भी संबंध हो तो संक्रमक है। तो यह जो फंक्शन मैंने लिखा, यह आपका स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है ना संक्रमक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वतुल्य सम्मित संक्रमक की बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, यदि कोई डाउट है तो आप मेरे होम चैनल पे जाइएगा, होम पेज पर, उसमें प्ले लिस्ट पर जाइएगा और यह मैंने सब कुछ करा रखा है, उसमें आप देखिएगा। यदि कोई डाउट हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक होती है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके शॉट लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो बेटा, इस प्रश्न में दिया हुआ, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर AB सच दैट संख्या 2 A माइनस बी को विभाजित करती है। इसका मतलब जो हमारे R के एलिमेंट रहे, जैसे 1 2 2 3 3 4, मतलब AB, तो संख्या 2 यानी 2 A माइनस बी को विभाजित करती है। और यह संबंध, इसका मतलब
a माइनस बी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक। और ये कब है? जब हमारा समुच्चय z में यानी कि पूर्णांक में है। क्लियर। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य, अब स्वतुल्य में देखिए बेटा, a का रिलेशन b से इस प्रकार है कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, 2 से विभाज्य है। अब जब ये स्वतुल्य होगा तो दोनों मान कैसे होंगे? बराबर, यानी कि a आर a या b आर b। तो यहाँ रख के देख लीजिएगा, कोई एक रखिए तो a के जगह b या b के जगह a रखिएगा तो ये a माइनस a या b माइनस b आएगा। क्लियर। तो ये 0 आएगा। तो 0 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, 0 में तो 2 का भाग चला ही जाएगा। अतः संबंध कैसा हो गया बेटा? स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। क्लियर। बी पार्ट की बात करते हैं। ए आर बी, मतलब ए का संबंध बी से कब है? जब ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है बेटा। इसमें माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस ए, b 2 से विभाज्य होगा, b 2 से विभाज्य है। देखो बेटा, चूंकि संबंध हमारा पूर्णांकों में है, मान लो a माइनस बी जो भी आ रहा होगा 2 से अगर वो कट रहा है तो b माइनस ए भी 2 से कटेगा, बस चिन्ह ऋणात्मक आएगा तो b माइनस, तो ये संबंध हो गया b आर ए। इसका मतलब जब एक का b से संबंध है और वैसा ही संबंध b का a से आ गया तो यह संबंध कैसा हो गया बेटा? सममित है, संबंध सममित है। ठीक। तीसरी बात करते हैं c। देखो, a का संबंध b से यानी कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है। ठीक है बेटा, 2 से विभाज्य है। अब हम एक अगला इसी में जब a b लिया तो एक c संबंध लेते हैं। b का c से संबंध हो, b आर c, तो b माइनस c 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, यहाँ लिख दिया होगा। अब इन दोनों को बेटा जोड़ दो तो देखो बेटा, a माइनस बी बाई 2 प्लस बी माइनस सी बाई 2, जोड़ दिया तो b b कट जाएगा तो a माइनस सी बाई 2 आ गया। इसका मतलब a माइनस सी 2 से विभाज्य है। तो ये संबंध हमारा क्या आ गया? a आर सी। तो देखो बेटा, a का जैसा b से संबंध था, b का वैसा ही c से मैंने माना तो निकल आया a का c से संबंध। तो संबंध ये कैसा हो गया बेटा? संबंध हो गया संक्रमक, संक्रमक। ठीक। अब आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, चूंकि संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रमक है, संक्रमक है, अतः तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, फिर समझ लीजिएगा। स्वतुल्य कब होगा? जब ये दोनों मान बराबर होंगे। तो बराबर रख दिया, 0 आया, 0 2 से विभाज्य है। अब सपोज करो यहाँ पर a माइनस बी का मान 8 आ रहा हो तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और b माइनस ए ऋण 8 हो गया, ऋण 8 में 2 का भाग देंगे तो ऋण 4 आएगा। 4 और ऋण 4 दोनों ही हमारे पूर्णांक हैं, तो यह संबंध सममित भी है। a माइनस बी अगर 2 से विभाज्य है तो मैंने साथ में माना b माइनस सी 2 से विभाज्य है, दोनों को जोड़ा। जोड़ने पर मैंने देखा a माइनस सी भी 2 से विभाज्य है, तो संबंध a का c से भी वैसा ही बन रहा है, तो यह संबंध संक्रमक हो गया। जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों फॉलो करता है, तीनों में अप्लाई होता है, तो इसका मतलब वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। नोट करिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में अंत तक, अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप सीखेंगे। अगले प्रश्न में बेटा देखिए, अगले प्रश्न में जैसे कोई फंक्शन मान लो f(x) बराबर दिया है 2x + 3, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर अभी सीखेंगे एकैकी और बहुएकी, बहुएकी, ठीक है, फलन। और फिर हम सीखेंगे
आच्छादक और अंतःक्षेपी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। ठीक है बेटा, चारों बातें सीखेंगे, अलग अलग कंडीशन। इसको हम कहते हैं 1-1, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैनीबन है, मैनीबन, और इसको ऑन-टू कहते हैं, ये इन-टू है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट्स हम, जैसे बेटा कोई फंक्शन ये f(x) बराबर ये दिया है। ठीक, अब यहाँ पर शर्त, जैसे मान लो पहला सवाल, अभी फंक्शन को ना लिख के मैं आपको कंडीशन बता, जैसे पहले ए पार्ट में दिया है f सच दैट R2R, ठीक, और f(x) बराबर 2x + 3, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बी पार्ट दिया हुआ है f(x) सच दैट, यहाँ R2R दिया था, f(x) सच दैट, पहले अभी f सच दैट R2R दिया है, दूसरा दिया हुआ f सच दैट n और यही फंक्शन मैं ले रहा हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, एक तीसरा फंक्शन c दिया हुआ है f सच दैट I या z, I to I या z to z, और यही फंक्शन दिया हुआ। ठीक है बेटा, f(x) = 2x + 3, 2x + 3। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा एक है कि, देखो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि एक एकी आच्छादक है, एक एकी अंतःक्षेपी है, या बहु एकी आच्छादक है, बहु एकी अंतःक्षेपी, या सिर्फ पूछ लिया जाएगा एक एकी या बहु एकी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं एक एकी फलन। एक एकी फलन के लिए यह आप नोट कर लीजिएगा, एक एकी यानी 1-1 के लिए, 1-1 के लिए आप f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे, और यदि सोल्व होके x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन हमारा 1-1 है। और अगर 1-1 ना हो तो आप समझ लीजिएगा मैनीबन होगा, सिंपल सी बात। तो देखो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 1-1 है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ रखा f(x1) बराबर f(x2), ठीक, तो जब f(x) 2x + 3 है तो f(x1) हो जाएगा 2x1 + 3 और f(x2) हो जाएगा 2x2 + 3। क्लियर, सेम प्रोसेस यहाँ आएगा, सेम प्रोसेस यहाँ आएगा। अब देखो फर्क कहाँ पड़ेगा अभी बताऊँगा। देखो 3 से 3 कट जाएंगे, 2 से 2, तो ये x1 बराबर x2 आ जाएगा, यहाँ भी x1 बराबर x2 आ जाएगा, और यहाँ भी x1 बराबर x2 आ जाएगा। क्लियर। अब बात जो समझने की है, x1 बराबर x2 हमारा हल होके तीनों कंडीशन में आ गया, तो इसका मतलब अब फलन हमारा चाहे रियल टू रियल था, चाहे नेचुरल टू नेचुरल था, या I to I था, पूर्णांक था, प्राकृतिक था, या वास्तविक था, तीनों शर्तों, देखिए बेटा ये काम मैंने तीनों में किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। तीनों शर्तों में यह फलन कैसा आ गया, 1-1, एक एकी फलन। ठीक, ध्यान से समझिएगा, 1-1, 1-1 यानी कि एक एकी। पहले हम एक एकी की और बहु एकी की बात करते हैं, बहु एकी की। ये 1-1 फंक्शन हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम, जैसे पेपरों में उनकी शर्तों पे डिपेंड करता है, यहाँ मैंने आपसे कहा जब एक लीनियर इक्वेशन हो, एक रैखिक समीकरण हो या क्यूबिक समीकरण हो, तो रैखिक समीकरण और 3 घात वाले समीकरण में कोई भी शर्त दी हो वह फंक्शन 1-1 होगा। क्लियर। अभी मैं आपको दोनों शर्त करके दिखा रहा हूँ। जैसे बेटा आप सपोज करो इन्हीं शर्तों पर यही क्वेश्चन, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा एक घात का समीकरण हो तो 1-1 होगा, और अगर 3 घात का हो, अब जैसे देखो बेटा यहीं पर 3 घात का हो, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ 3 घात लिखते हैं, जैसे 2x3। अब इसे f(x) को मान लो हमने कर दिया 2x3, ठीक है बेटा, तो 2x3 यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे बेटा 2x3, यहाँ करेंगे 2x3, तो अब आपका आ जाएगा x1³ बराबर x2³, तो फाइनली x1 बराबर x2, x1³ बराबर x2³, x1³ बराबर x2³, तो आपका x1 बराबर x2 आएगा। तो मैंने कहा कि अगर एक घाती समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, या 3 घात में है, तो x1 बराबर x2 तीनों शर्तों पे दे रहा है, इसका मतलब यह फलन एक एकी है, 1-1 है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात आती है
अगर वह द्विघात समीकरण है तब क्या होगा, तो देखो बेटा अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन में 3 घात इक्वेशन में आपका समीकरण जो किसी भी शर्त पे, चाहे रियल टू रियल, चाहे नेचुरल टू नेचुरल, चाहे आई टू आई, वो फलन कैसा है, 1-1 है, यानी कि एक ही फलन है। अब यही क्वेश्चन यदि मतलब इस तरह का रैखिक समीकरण अगर मान लो 2x² होता, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, 2x², थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जैसे यहीं पर आपका 2x² होता, 2x², ठीक, 2x², बहुत ध्यान समझिएगा, मतलब द्विघात समीकरण इस तरह की आपकी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आप द्विघात समीकरण आपकी इस तरह होगी, तो fx1 बराबर fx2 लिखेंगे जब 2x² लिया, तो आप यहाँ लिखेंगे 2x1² + 3 2x2² + 3, क्लियर। सेम प्रोसेस यहाँ, सेम यहाँ, तो यहाँ पर बेटा 3 से 3 कटेगा, 2x1², देखो मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, 2x1² बराबर 2x2², तो आपका आया x1² = x2², तो x1 बराबर ±√x2² यानी ±x2, ये आया, यही आपका यहाँ प्राप्त हुआ, यही आपका यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसकी शर्त कह रही है रियल टू रियल, इसका मतलब वास्तविक संख्या, तो ये x1 बराबर ±x2 होगा, तो ये फंक्शन अब 1-1 नहीं है, अब ये क्या हो गया, मैनी 1, बहुत ध्यान समझिएगा, मैनी 1 यानी बहुएक की फंक्शन हो गया। लेकिन जब शर्त है बेटा नेचुरल टू नेचुरल, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या ऋण में नहीं होती, तो आपको यहाँ लिखना चूंकि f such that n to n, तो इसका मतलब x1 बराबर x2 हो गया, निगेटिव नहीं होगा, तो यही द्विघात फलन जब नेचुरल टू नेचुरल है तो ये आपका 1-1 हो गया, क्लियर, क्या हो गया, 1-1। अब जो संख्या पूर्णांक है, आप z लिखा हो या i लिखा हो, पूर्णांक भी ऋण धन दोनों में होता है, तो पूर्णांकों के लिए भी यह फंक्शन मैनी 1 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए एक ही फलन को लेकर मैंने आपको यह दिखाया, यदि एक रैखिक समीकरण हो, लीनियर इक्वेशन हो, वह और 3 घात का समीकरण हो, तो 3 शर्तों में कोई 3 शर्त दी हो तो आपका वह 1-1 आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने द्विघात समीकरण ले लिया तो x1 = ±x2 आया, तो यदि R2R कंडीशन है तो मैनी 1 होगा, I2I है, चूंकि I भी ऋण धन में होता है, पूर्णांक है, और या यहाँ लिखा हो बेटा I+, ध्यान से समझिएगा, अगर I+ लिखा हो यानी कि धन पूर्णांक, धन पूर्णांक अगर बात आए तो x1 बराबर x2, तो ये 1-1 हो जाएगा, ऋण पूर्णांक है तो ये x1 बराबर -x2 हो जाएगा, तो 1-1 हो जाएगा। लेकिन अगर I लिखा है या Z लिखा है, प्लस माइनस नहीं शो है, तो ये मैनी 1 हो गया। लेकिन जब बात करते हैं n टू n, मतलब नेचुरल टू नेचुरल, प्राकृतिक से प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में माइनस में जा नहीं सकते, तो x1 बराबर x2, तो यह द्विघात फलन भी 1-1 होगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरह का प्रश्न लिख के भाषा में लिख के आता, उसकी आप शर्त को देखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अब बेटा कोई भी फलन, इन्होंने कहा कि f सच दैट ये fx बराबर इतना, सिद्ध करो फलन एक एकी आच्छादक है, एक एकी अंतःक्षेपी है, या बहु एक एकी अंतःक्षेपी है, आच्छादक है, तो मुझे सबसे पहले चेक करना होता है fx1 बराबर fx2 रखते हैं, और अगर वह x1 बराबर x2 दे देता है तो हम कह देते हैं यह 1-1 है, और नहीं तो मैनी 1। अब तीनों शर्तों में हम बात करेंगे, जो मैंने यही फंक्शन लिया है कि आच्छादक है या अंतःक्षेपी। ठीक है बेटा, आच्छादक और अंतःक्षेपी को चेक करते हैं, इतना बेटा नोट कर लीजिएगा। अब यही फंक्शन हम आच्छादक और अंतःक्षेपी को चेक करेंगे। देखो बेटा आगे चलते हैं। फंक्शन भाई एक ही फंक्शन इसलिए समझा रहे हैं बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। मैंने सबसे पहले fx1 बराबर fx2 करके देखा, और x1 बराबर x2 जब आ गया तो मैंने कह दिया ये फलन 1-1 है। अब बात करते हैं आच्छादक और अंतःक्षेपी on2 और n2। तो देखिए बेटा fx का ये मान दिया है, तो आप इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीका। अब आप जैसे यहाँ पर लगातार 1 2 3 मान ले लो, जब हम 1 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5,
जब मैंने 2 लिखा तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 3 लिखा मैंने तो यहाँ 9 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी बेटा 1 2 3 लिया, चूंकि वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 5 7 9, ठीक है बेटा, 1 2 3, 5 7 9, ठीक। अब ये देखो बेटा, इधर जैसे 1 लिखा तो हमारा 5 आया। अब देखो क्या हमारा 4 किसी शर्त पे आ सकता है। जैसे ये जो मान, चूंकि यहाँ R2R है तो कोई एक अंक छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटता है अंक तो वह अंतःक्षेपी है, और नहीं छूटता है तो जैसे इन्हीं का बीच का ले लें 5 6 7, तो हम जैसे 6 ले लें बेटा, 6 ले लिया। तो 6 लेने पर जैसे यहाँ पर मुझे 6 लाना है, तो 6 अगर लाना है तो 2x + 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 - 3 = 2x, तो x = 3/2। यानी कि x का मान जब हम यहाँ पर 3/2 लें तो ये 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे, सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे। अब देखिएगा तो बेटा हमने ये देखा कि x = 3/2 आया। जब मैंने यहाँ पर मुझे जैसे जो बीच का छूटा हुआ अगर 6 लाना है तो यहाँ पर मुझे x इधर का मान 3/2 लेना पड़ेगा। तो 3/2 पर अब चूंकि फंक्शन कह रहा रियल टू रियल, अभी पीछे मैंने चेक किया ये 1 तो है ही। अब रियल टू यानी वास्तविक संख्या 3/2 भी बेटा वास्तविक संख्या है, तो 3/2 लेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 और 8 के बीच, जैसे 7 और 9 के बीच 8 छूटा हुआ है, या इससे पहले 4 छूटा हुआ, तो कोई अंक एक मान हम लें इधर, तो इधर हम एक रियल नंबर लेकर दूसरा रियल नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी मान छूट नहीं रहा है। जब छूट नहीं रहा है तो ये R2R पर आच्छादक हो गया, यानी कि ऑन टू हो गया, ऑन टू। अभी मैंने पीछे इसको 1 निकाला तो ये हो गया 1 ऑन टू, एक की आच्छादक। यही कंडीशन बेटा यहाँ पर देखिए बेटा 5 के बाद 6 7, चूंकि वही चीज़ है, तो अगर हम 6 प्राप्त करेंगे तो मुझे यहाँ पर मान रखना पड़ेगा 3/2, और 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है, चूंकि यहाँ कंडीशन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या की। तो जब प्राकृतिक संख्या की कंडीशन पर 3/2 रखने पर यहाँ 6 प्राप्त हो, तो यहाँ मान छूट रहा है। जब मान छूटे तो ये फंक्शन, देखिए सवाल वही है, 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी, लेकिन इस शर्त पर R2R पर यह आच्छादक है और यहाँ पर आच्छादक नहीं है, तो कैसा है, अंतःक्षेपी। बहुत ध्यान से बात समझना, चूंकि इधर जो परिसर इसको कहते हैं, इसमें कोई मान छूटना नहीं चाहिए। मैं ये चेक कर लूँ, जैसे मान लो 5 के बाद 6 लाने के लिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या से 6 आ सकता, नहीं आ सकता, यानी कि मान छूट रहे हैं। जब छूट रहे हैं तो आच्छादक नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ बेटा हम 3/2 यूज करें तो 3/2 एक पूर्णांक नहीं है। 3/2 हमारा क्या है, एक परमेय संख्या। अगर यही फंक्शन इस तरह दिया होता F(q)(q), ठीक है बेटा, Q(q), तो Q हमारा परमेय संख्या, परमेय संख्या में यह काम करता। तो यह फंक्शन जब आपका I है तब भी ये अंतःक्षेपी है। बहुत ध्यान समझिएगा। कहने का अर्थ ये है कि जब आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी होगा। इसका प्रांत जो मान दिया है, इधर परिसर का एक भी मान छूटना नहीं चाहिए। अब ये बात में अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, अगर जैसे Q(q) है तो भी ये कंडीशन आपकी आच्छादक की होगी Q से Q पर, लेकिन N पर और I पर ये कंडीशन अंतःक्षेपी होगी, जबकि इन दोनों के लिए आच्छादक होगी। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ हम जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान रखें और इधर मान लगातार नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये देखिए जो मान छूट रहे हैं वह इधर का कोई मान रखने पर प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे मैंने चेक किया, मैं मान लो 6 लाना है तो यहाँ पर 6 हो जाए, fx की जगह fx जगह 6 होगा तो x मान 3/2। अब 3/2 यहाँ ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि रियल टू रियल रियल नंबर है q, तो 3/2 ले सकते हैं, लेकिन ना ही नेचुरल नंबर में ले सकते हैं 3/2, ना ही I में ले सकते हैं, पूर्णांक में 3/2 ले सकते हैं। तो जब नहीं ले सकते तो इधर का मान छूट रहा है, तो जब छूट रहा है तो वह अंतःक्षेपी हो गया, और जब कंटिन्यू हमको मान प्राप्त हो रहे हैं तो वह फंक्शन आच्छादक हो गए। तो ये सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरह लिखता हूँ जिसमें एक की आच्छादक या अंतःक्षेपी करके पूछा गया है।
तो वह भी मैं आपको एक साथ बता दूं जिस तरह बोर्ड परीक्षा में आता है। नोट करिएगा इसको। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिए हुए हैं। सिद्ध कीजिए एक फलन f सच दैट n to n जो fx बराबर इतना x नेचुरल नंबर है से परिभाषित है, एक की अंतःक्षेपी, ये सिद्ध करना है। यही कंडीशन है r to r दी fx बराबर ये बहु एक की अंतःक्षेपी सिद्ध करना है। यह q to q दी है, इसको मुझे एक की आच्छादक सिद्ध करना। तो सबसे पहले ए पार्ट को चेक करते हैं। ठीक है बेटा, ए में कंडीशन दी है f n to n यानी कि प्राकृतिक संख्या हम ले सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे fx1 बराबर fx2, ये रखते हैं तो आपका आ जाएगा 2x1 बराबर 2x2 यानी कि x1 बराबर x2। तो यहाँ से ये निकल आया 1 क्लियर। अब 1 मैंने निकाली, अभी ए पार्ट को कर रहे हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि प्रत्येक मान क्या हमको दे रहा है। जैसे देखो बेटा यहाँ 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, बहुत ध्यान समझिएगा। और fx बराबर आपका क्या है बेटा, पहले में fx बराबर है 2x। ठीक, fx बराबर हमारा 2x है। तो जब मैंने 1 रखा तो यहाँ 2 आएगा, 1 पर 2, 2 पर 4 आएगा और 3 पर कितना आएगा 6। अब मैंने कहा कि ये चेक कर लो कि इस तरह आपको पेपर में दिखाना है कि ये तो 1 हो गया। अब यहाँ जैसे इसके बीच में 3 मान है, तो किसी प्राकृतिक संख्या को रखने से यहाँ देखिए fx बराबर जैसे मैंने 3 रखा तो 3 बराबर 2x, तो x बराबर 3/2 आ गया। अब 3/2 जो है यह आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो यानी कि बीच का मान छूट रहा है और मुझको प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पर प्रत्येक मान प्राकृतिक नहीं मिल रहा है, यानी कि ये मान छूट रहे हैं, तो ये फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन कैसा हो गया, इनटू हो गया, मतलब अंतःक्षेपी हो गया। आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं, तो फलन कैसा हो गया, अंतःक्षेपी। तो ये मैंने सिद्ध कर दिया कि यह फलन एकैकी, ये कैसा हो गया बेटा, एकैकी अंतःक्षेपी फलन है। यही हमको सिद्ध करना था। बी पार्ट की बात करते हैं। देखो बेटा बी पार्ट की, बी में कंडीशन दी f(r2r), ध्यान दीजिएगा f(r2r). ठीक, अब यहाँ fx बराबर दिया x², तो आप सबसे पहले लिखोगे fx1 इज इक्वल fx2। तो x देखिए बेटा 2x1 बराबर 2x1 ये तो है x2², तो आपका आ जाएगा x1 इज इक्वल प्लस माइनस x2। तो अब बेटा ये प्लस माइनस दोनों चूंकि कंडीशन r2r, अगर n to n होती तो प्लस लेते, यहाँ r2r है तो ये 2 मान आएंगे, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, -1, बहु एकी, यानी कि जिसको -1 कहते थे। अब चेक करते हैं इधर बेटा, 1 2 3 लिया, 1 2 3 लिया, तो देखो बेटा 1 पर आपका मिला 1, यहाँ 4, यहाँ 9, क्लियर। अब हमको ये फलन बहु एकैकी सिद्ध करना था, बहु एकैकी सिद्ध कर लिया। अब ये देख लो बेटा किसी मान पर, जैसे ये हमारा 2 रह गया यहाँ, तो किसी मान पर क्या ये 2 प्राप्त होगा, यहाँ चेक कर लो बेटा। हम यहाँ 2 प्राप्त करने के लिए 2 बराबर x² लिखें, तो x बराबर प्लस माइनस √2 आ जाएगा। अब √2 जो है बेटा यह है, √2 चूंकि संख्या हमारी कैसी है, रियल नंबर, और √2 हमारा प्लस माइनस दोनों में आया, ये हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या है बेटा। तो √2 तो हमारी वास्तविक है, लेकिन यहीं पे मान लो हमको ऋण 2 लाना है, चूंकि रियल टू रियल है। जब ऋण 2 लाएंगे तो x², तो x बराबर प्लस माइनस √-2, तो ये हमारा कैसा आ गया, काल्पनिक संख्या आ गई। इसका मतलब ये हुआ ये काल्पनिक भी हमको प्राप्त हो रहा है। एक भी मान मैंने कहा छूटने नहीं चाहिए। जब काल्पनिक मान रियल है तो हम 1 2 3 इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 भी ले सकते हैं। तो जब हमको सारे मान नहीं मिले, कुछ मान छूट रहे, जैसे 2 मिल रहा है, लेकिन अगर हम ऋण 2 लें तो ऋण 2 नहीं आएगा, क्योंकि ऋण 2 में हमारा कैसा संख्या आ जाएगा, काल्पनिक। तो ये कैसा हो गया, आच्छादक नहीं है, मतलब अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी है, क्लियर। अब तीसरी बात को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा इन्होंने कहा Q to Q, तो इसको सिंपल सा समझिएगा, कुछ नहीं है। जैसे बेटा हम रखेंगे 5x1 - 3 इज इक्वल 5x2 - 3, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो हम कह देंगे एकैकी है।
अब बात करते हैं आच्छादक की। तो यहाँ पे देखो इसी तरह समझ लीजिएगा, आगे नहीं लगाते हैं। जैसे ये जो सी पार्ट है, जब हम यहाँ पर मान रखें, जैसे बेटा मैंने 1 2 3 रखा, 1 2 2 ही मान रख के देखे ले रहे। 1 पे आपका आया, यहाँ 1 रखा तो 5 -3 2 आ गया, और 2 पे हमारा आ गया 10 -3 7। अब बीच का मान जैसे मान लो यहाँ 3 छूटा है, अब मुझे 3 लेना है, तो 3 बराबर 5x - 3, तो x बराबर आ जाएगा 6/5। अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर अगर 6/5 ले लें, यानी कि यहाँ पर अगर हम 6/5 रख दें तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। 6/5 क्या q है, q मतलब परमेय संख्या। तो परमेय संख्या के लिए ये फलन आपका कैसा है बेटा, आच्छादक, क्योंकि हमको यह मान मिल रहा है 6/5 पर हमको 3 मिल रहा है। यानी कि कोई भी पार्ट इधर ऐसा कोई मान रखें कि इधर एक परमेय संख्या आ जाए तो कोई भी मान छूट नहीं रहा है, तो ये फंक्शन आपका एकाकी और आच्छादक हो गया। थोड़ा सा यदि बेटा फास्ट लगाओ तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे ये n2 था, fx1 और fx2 रखा तो ये 1 1 हो गया, आप जान गई। अब 1 1 में मैंने इसको चेक किया, 1 2 3 रखा मैंने मान, अपनी तरफ से कोई मान ले लीजिएगा, और मैंने यहाँ देखा 2 4 6 आ रहा, तो 3 प्राप्त करने के लिए क्या इधर कोई मान रखा जा सकता, 3/2। अब 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है, जब नेचुरल नहीं है तो इसका मतलब 3/2 डज नॉट बिलोंग्स n, तो ये फंक्शन आच्छादक नहीं है, यानी कोई मान छूट रहा है, 3 छूट रहा है तो आच्छादक नहीं, तो अंतःक्षेपी हो गया। यहाँ x1 बराबर x2 रखा तो प्लस माइनस आया, चूंकि ये स्क्वायर दिया हुआ तो ये -1 हो गया। अब बात की 1 2 3, लेकिन रियल टू रियल ऋण धन दोनों में होते हैं, तो जैसे 2 तो हमारा आ रहा √2 रखने पर, लेकिन -2 नहीं आएगा। जब -2 नहीं आएगा, चूंकि -2 अगर रखते हैं तो माइनस का √2 यानी कि एक काल्पनिक मान आ जाएगा, तो मुझे ये मान सारे नहीं मिल रहे, सारे रियल नंबर रियल पर रियल नहीं मिल रहे। जब नहीं मिल रहे हैं तो कुछ मान इसका मतलब छूट रहे हैं, जब छूट रहे हैं तो वह फलन आच्छादक नहीं, अंतःक्षेपी है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, जब मैंने fx1 बराबर fx2 रखा, 5x1 - 3 = 5x2 - 3, तो x1 बराबर x2 आएगा, तो फलन एकाकी हो गया। फिर मैंने 1 2 3 या 1 2 रख के देखा तो 2 और 7 आया, हमने देखा 2 के बाद 3 या 4 5 किसी को चेक कर लेते हैं, ऐसे 3 को चेक किया तो x बराबर 6/5। तो बेटा 6/5 भी तो हमारी परमेय संख्या है, तो 6/5 अगर हम लेफ्ट साइड रखें, यानी x का मान रखेंगे तो fx का मान मुझे 3 मिलेगा। तो कोई आंकिक मान छूट नहीं रहा है, जब छूट नहीं रहा है तो फंक्शन आच्छादक होगा। जब मान छूटता है तो फलन अंतःक्षेपी होता है। जब x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन 1 1 यानी कि एकाकी होता है। x1 बराबर ± x2 आए तो फलन -1 होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट्स को, और यदि कहीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल के होम पेज पर जाइएगा, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर आप संबंध फलन का सारा वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और यह कंप्लीट आपका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पे समाप्त होता है, जो मैंने 1 शॉट के रूप में दिया है। और यह मुझे आशा होने के साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि इस जैसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रखा होगा। मिलते हैं बेटा अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।